Okay, so I start from the again. Ladies and gentlemen, in the previous class and in assignment number 1, and this will become, which I am teaching you now, that will become your assignment number 2, which need to be definitely submitted on the coming Monday. तो वो आपको उसमें दे दिया जाएगा. यहाँ पे मैंने असाइनमेंट नंबर वन में मैंने ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि माई एल्फा एंड ए बोथ आर रियल. And I've seen that, and what I want from you some predictions, some analysis, some comparison. लाजमी तौर पर कोई आप किस चीज की प्रेडिक्शन करेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन. Number 1, then you will analyze that if your prediction and your results are same, what you look at. क्या आप एनालाइज करते हैं, क्या हो सकता है, इज इट गुड, इज इट बैड. देन आप जब नंबर 2 हो जाए तो 1 और 2 को कंपेयर भी कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे इफ माय वैल्यू इज बिटवीन 1 एंड 0, 0 एंड 1, एंड इज बिटवीन -1 एंड 0, what happened, what is the difference, what I should compare, what I am comparing. फिर तो आपने पहला केस तो ये लिया कि जनाब आपने दोनों को अल्फा और अपनी मर्जी का ले लिया और प्लॉट कर दिया. लेकिन फिर मैंने इस अल्फा की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन लगाई और कहा नहीं, इट इज बिटवीन 0 एंड 1. फिर मैंने कहा नहीं, इट इज बिटवीन -1 एंड 0. तो यूं एक केस के बाद 2 केसेस और बना दिए. एंड देन फाइनली मैंने कहा कि नहीं, अल्फा की वैल्यू यहां भी तो हो सकती है, अल्फा की वैल्यू यहां भी तो हो सकती है, अल्फा की वैल्यू यहां भी हो सकती है, किसी ने रोका तो नहीं है, यानी ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1. इस केस में मैंने इसको जेनेरिक करने के लिए मैंने इसका एब्सोल्यूट ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी यहां रहेगा, और अगर ये -1 होगा, यहां से -1 से -1.1, -1.2, -1.3, अगेन टेकिंग द मॉडुलो विल मेक देम सेम and the value will be, and we want to compare the values. इसलिए लिया कि आप ना भी लें. क्वेश्चन किसका है जी? मॉडुलस ने लिया कि अगर आप ना भी लें एंड प्लॉट करो तो यू गेट दैट द आंसर्स आर द सेम. तो फिर आपने देखा कि इधर भी अगर वही वैल्यू है तो इधर भी वही है, तो मैं 2 केसेस क्यों बनाऊं, मैं एक ही केस में इसको मॉडुलस लगा के प्लॉट कर जाऊं, क्योंकि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर पड़ता है तो आप हमें बताएं, दैट विल बी समथिंग बोनस मार्क्स फॉर यू देन. ठीक है, और जो बोनस मार्क्स के लिए काम करे वो अपने असाइनमेंट के ऊपर लिख दे कि जी बोनस मार्क्स के लिए इसको चेक किया जाए. तो फिर हम और बात बता देंगे जी ये बोनस पॉइंट है मेरा, मैंने बीच में ऐड किया अपनी तरफ से, ये मेरा पॉइंट है, आप इसको चेक करें. तो अगर उसमें वैल्यू उसमें कुछ होगा तो विल गिव यू द बोनस पॉइंट्स एज वेल. ठीक हो गया जी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो था प्रीवियस वीक का. लेकिन क्या अल्फा का वैल्यू इन केस ऑफ द एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल है, क्या जरूरी है कि भाई ये वो हो रियल हो? तो हमने कहा नहीं, इट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स एज वेल, where a complex have some angle and some magnitude. So why not to play with this? And then the question arises, why we want to play with the exponentials? Why we want to play with the exponentials? And the answer is, whenever you will be decomposing your signal from time domain to the Fourier domain, you will see that they are the sinusoids, they are the exponentials. Probably आपने पढ़ा भी है और शायद आपने अपनी लैब के दौरान भी फोरियर ट्रांसफॉर्म, रियल टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म करके देखा है. तो यू गेट द एक्सपोनेंशियल्स देयर. तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल्स आर इंपॉर्टेंट टू लुक एट. क्लियर हो गया? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए हमने क्या कहा कि एक तरफ तो हमने ये ले लिया कॉम्प्लेक्स, तो क्या इसका ये ए वैल्यू रियल होना जरूरी है? नो, ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो हमने ए के ऊपर भी ये लगा दिया कि ए भी उसका एक एम्पलीट्यूड है और एक
एंगल है जिसको हम फेज कहते हैं, फाई कहते हैं। इसका मतलब कि अगर ये दो वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन जी, तो कैसा हमें नजर आएगा? हमें कुछ यूं नजर आएगा कि ये है मेरा एक्स ऑफ एन, ये है मेरा ए, विच इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ए इंटू ई जे फाई, और एल्फा इंटू ई जे थीटा। करेक्ट? दिस इज योर ए इन कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज योर एल्फा, और होल की पावर एन। तो अगर एन की वैल्यू इधर भी चली जाएगी और इधर भी आ जाएगी। अब अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिख लूं तो मैं यूं भी लिख सकता हूं, ए एल्फा पावर एन ई जे थीटा एन थीटा या थीटा एन प्लस फाइव। कोई गलती है तो बता दे। जी हमाद, है कोई गलती? क्लास में एक ही हमाद है कि मल्टीपल है? ये लुकमान है, the back, the person at the back, लुकमान साहब, इज इट क्लियर? ओके, लुकमान, अगर ये क्लियर है तो आपने अभी इंजीनियरिंग में पढ़ा कि अगर हमारे पास ई जे थीटा है, फॉर एग्जाम्पल, by using the Euler's identity we can write it as cos theta plus j sin theta। इसका मतलब है कि इस एक्सपोनेंशियल में रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। इसका मतलब है कि अगर ये ई जे एन थीटा प्लस फाइव है तो आई कैन राइट इट एज ए इंटू एल्फा पावर एन इंटू ई जे, बल्कि ई को रिमूव कर देते हैं, हम इसको कॉस और साइन में लिखना चाहते हैं, तो इट विल बी कॉस एन थीटा प्लस फाइव प्लस जे साइन एन थीटा प्लस फाइव, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं जी। क्लियर? नहीं है तो बात करें। खिजरा को नहीं क्लियर? आशा किधर है? आशा आई हुई है? ओके जी, अगर ये बात, अब यहां पे मैं अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन वन को नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? कि अभी जो मैंने फोर्थ पॉइंट क्रिएट किया ये मुझे कुछ बताएगा। है इस क्लास में कोई जिसने ऑलरेडी ये काम कर लिया हुआ है? आज या कल सबमिशन है? एनी वन ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट yet till now? One is Amna, other one सुमाइका। सुमाइका, अगर ये अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती की तरफ जाती है तो व्हाट यू एक्सपेक्ट? क्या हो जाती है? इंक्रीजिंग हो जाती है एक्स ऑफ एन की वैल्यू। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आप लेना पसंद करेंगी? तो सुमाइका बता रही है कि मैं नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि दैट वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सुमाइका ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब अल्फा की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन वन ली या लेस देन माइनस वन ली, यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन वन ली, तो मेरी एक्स ऑफ एन की वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी। एंड एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस फ्रॉम अबव वन, this value is tending towards infinity, and that would make my system as unstable, which I don't desire। इस बात समझ आ रही? दैट इज द रीजन, उसका फायदा यहां उठाऊंगा और मैं कहूंगा मैं अल्फा की वैल्यू वन से ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैं इस बाउंड्री पे इसको चेक करना चाहता हूं। एंड बाउंड्री क्या है? अल्फा इज इक्वल टू वन। बाउंड्री क्या है? क्योंकि वन से ऊपर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरा सिस्टम
देखिए ना, अगर आप किसी किसी भी सिस्टम को लेट करें, आप ये ज्यूम कर रहे हैं कि बल्ब को आप इनफाइनाइट वोल्टेज दें, व्हाट विल बी द रिजल्ट? बल्ब विल नॉट बी द बल्ब देन। एसी को आप दें इनफाइनाइट वोल्टेज, बल्ब इसको दें नहीं, अपने लैपटॉप को दें नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल अनस्टेबल इनपुट, इसलिए हम पढ़ेंगे भी और शायद आपने पढ़ा भी है कि बीबो पढ़ा है, BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। So if you give a input which is not bounded, which is going tends to infinity, definitely the output will be again and in something infinite, which is not desired. कुछ बात समझ आ रही है? तो इसलिए जनाब उस पार्ट को इस्तेमाल करके मैं यहाँ अल्फा की जो वैल्यू है इसको ले लूंगा कि नहीं जी, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। तो फिर मेरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी? ए कॉस एन थीटा प्लस फाइव प्लस जे साइन एन थीटा प्लस फाइव। अब लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ी सी तवज्जो और चाहिए। आप कहेंगे सारी तवज्जो आप ले लेंगे सुबह सुबह तो बाकियों का, गरीबों का क्या बनेगा? बाकी टीचरों को भी तो पढ़ना है, आज और क्लासेस हैं, तो उनकी आज की उसकी थोड़ी तवज्जो मुझे दे दें, ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और अगर कोई टीचर पूछे कि जी आज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो कहीं सारी तवज्जो क्लास नंबर 2 में इस्तेमाल हो गई है। हैं? किसका? किसका क्विज है? जिन्हें इकोनॉमिक्स कौन पढ़ा रहा है? ओके, वापस आ जाए। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हमने ये देखा कि अब एक और चीज, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं इसको लिखना ये चाहता हूं कि आपने एफएससी में पढ़ा, व्हाट अगर मैं आपसे पूछूं इस थीटा के बारे में, बिकॉज नाउ इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस। तो अगर हमने लीनियर डिस्टेंस में पढ़ा था एस इक्वल टू वीटी, अगर हम एस को थीटा से, वी को ओमेगा से, और टाइम 1 है, तो दिस ओमेगा विल बी देन द फ्रीक्वेंसी। May I call it omega naught, fundamental frequency. So instead of the theta, I can replace it by the omega. I can replace it by omega. That's the reason, ladies and gentlemen, यहाँ पे भी थीटा को मैं हटा देता हूं और यहाँ भी थीटा को हटा देता हूं और यहाँ भी थीटा को हटा देता हूं, यहाँ भी थीटा को हटा के इनकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूं? ओमेगा नॉट। यहाँ भी ओमेगा नॉट, यहाँ भी ओमेगा नॉट है। Now this omega naught represent the angular frequency, and this theta represents the phi represent the phase. What does this represent? Phase. तो ये दोनों चीजें होती हैं सिग्नल में, एम्पलीट्यूड भी होता है, एम्पलीट्यूड भी है, फेज भी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। इसी चीज को लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, ये देख लें। ए cos omega naught n plus phi plus j sin omega naught n plus phi, और a magnitude is the magnitude of x of n। क्लियर? यहां पे थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है, चीज समझ नहीं आ रही। क्लियर है जी, जेंटलमैन एट द बैक? ओके, अब अगर आप थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ और दे दें तो क्या है, देखिए क्या रहा है, द क्वांटिटी ओमेगा नॉट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एज आई एक्सप्लेन ऑफ द complex sinusoid and phi is the phase. However, since यहां पे n है, जो हम ये पढ़ते थे वहां पे ओमेगा नॉट टी होता था, 2πf t होता था, यहां पे n इज रिप्लेसिंग दी t। इसका मतलब है कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल इज रिप्लेसिंग दी इंडेक्स। तो कहता है कि दी n इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी से कहते हैं जिसका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, क्योंकि बेसिकली इट इज ए सैंपल, इट इज द इंडेक्स।
1 2 3 4। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये इंडेक्स है ये, और आपको पता है कि फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज को, अगर ये फेज को रिप्रेजेंट करता है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज इन रेडियंस, दिस इज इन radians if we are taking the SI system. Although there are two other units as well to measure the phase, and they are degrees and gradients. But in the SI system, the unit is radians. तो अगर ये रेडियन में है तो फिर ये भी रेडियन में है। इसका यूनिट है नहीं, डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब ओमेगा का यूनिट भी रेडियंस ही है। क्लियर है? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। कहता है कि एनी दे, अगर अगर आप इसको डायमेंशनलेस लेते हैं, देन द यूनिट ऑफ ओमेगा नॉट इज रेडियंस। हाँ, अगर आप इसको मेजर करते हैं इन सैंपल्स, तो फिर इसको आपको लेना पड़ेगा रेडियंस पर सैंपल, ताकि सैंपल सैंपल कैंसिल हो जाए और इन दोनों से रेडियन प्रोड्यूस हो। क्लियर? अब क्या फरमाता है, कहते हैं ये इक्वेशन जो अभी मैंने आपके लिए ड्राइव की, इक्वेशन नंबर 12, कहता है कि जी क्वेश्चन नंबर 10 लीड टू एन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस टाइम, discrete time and continuous time, exponential sequences and sinusoidal sequences. Consider for example this omega naught, ये जो ओमेगा नॉट है, आप इसमें 2 पाई ऐड कर दें, फिर मैं कहूंगा कि 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड कर दें। मेरा क्वेश्चन होगा फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि ये यहां पे ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई हो गया है, यहां पे साइन ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई हो गया है। इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब 0 डिग्री था तो आई वॉज हियर, 2 पाई हुआ तो आई एम अगेन बैक हियर, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह अगर 4 पाई हुआ, 6 पाई हुआ, अगेन एट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ 2 पाई और मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई आई एम हियर। और इस जगह पे आपके साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। इस जगह पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर आप इस 2 पाई पे इसको मेजर करते हैं तो योर इमेजिनरी पार्ट विल बी नो मोर देयर, बिकॉज यू आर मेजरिंग इट एज 2 पाई। So that's the reason it is showing you only the real part now. ठीक है, यही बात यहां पे आपको ये क्लियर करना चाह रहा है। ये देख लो, ओनली दी रियल पार्ट। और इस 2 पाई आर को बार बार भी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, वही ओमेगा नॉट एन प्लस 5। अब यहां पे ये चीज जो एक्सप्लेन करना चाहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देख लेते हैं। कहता है व्हेन डिस्कसिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स ऑफ द फॉर्म दिस ए जे ओमेगा नॉट एन और रियल सिनोसाइड, तो अब ये कौन सा सिनोसाइड है, रियल सिनोसाइड सिग्नल ऑफ द फॉर्म दिस, वी नीड ओनली कंसिडर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 to 2 पाई ओनली। क्यों? क्योंकि 2 पाई के बाद इट रिपीट्स। इस वजह से जब हम फोरियर पढ़ेंगे तो विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 to 4 पाई नहीं करते, या -पाई से +पाई, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 2 पाई। तो यही वो यहां पे कहना चाहता है कि व्हेन डिस्कसिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स इन द फॉर्म दिस और रियल सिनोसाइड सिग्नल्स ऑफ द फॉर्म दिस, we need only consider frequencies in the range of length 2 pi. Typically we choose from -pi to +pi or from 0 to 2 pi. कुछ बात समझ आई? इसी बात को ये लेकर जाना चाहता है टुवर्ड्स दी पीरियोडिसिटी।
टुवर्ड द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब आपके रियल सिग्नल्स में, रियल टाइम सिग्नल्स में, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, सॉरी, क्या होता है कि अगर कोई सिग्नल अपने आप को एक्स ऑफ टी फॉर एग्जाम्पल रिपीट करे आफ्टर a certain time interval which is t, capital T, so then the signal is called a periodic signal. Then the signal is called a periodic signal. And the inverse of this time period, the inverse of this time period is called the frequency of this continuous time signal. और ये टी फाइंड करना बहुत इजी, लेकिन इसका भाई जो कि डिस्क्रीट टाइम में है ये इतना इजी नहीं है। तो लिखने में तो उसी तरह है कि अगर कोई सिग्नल एन सैंपल्स के बाद, एन सैंपल्स के बाद अपने आप को रिपीट करे तो हम कहेंगे कि ये सिग्नल पीरियोडिक है। लेकिन ये एन मुझे बताएगा कौन, ये मसला है। तो हमें इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जो कि इस जगह पे इतनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं था, तो लाजमी तौर पे एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि उसको एक्सप्लेन करूं। तो मैं इसको कर देता हूं क्लियर, और सिर्फ आपको बता देता हूं कि जी वाई आई एम चूजिंग। इसने हमें बड़ा छोटा सा वो दिया, हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑड इवन जो है बाद में करवाऊंगा, पहले ये जो टॉपिक के साथ कनेक्टेड है उसके साथ जाना चाहूंगा, जो कहता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, आपने देखा बुक में। तो हमने कहा कि सिग्नल is said to be periodic if it repeats at regular intervals. At regular intervals, while the non-periodic signal does not repeat. तो इसका तो बड़ा इजी है, आप देख रहे हैं कि एक एट टाइम टी के बाद इसने अपने आप को फिर रिपीट कर लिया। That's the reason by looking at I can easily say that it is a continuous time and a periodic signal. यहां भी अगर मैं दिखाऊं तो बड़ा आसान है कि जनाब इन एन सैंपल्स के बाद इट रिपीट इटसेल्फ, दैट द रीजन इट इज ए डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन अगेन नॉट समथिंग कन्विंसिंग। यहां पे बड़ा इजी है, टाइम है, मेजरेबल है। इसके मुकाबले में अगर आप ये दो सैंपल्स देखें, सिग्नल्स देखें, विच इज एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल, gentlemen, is it an increasing exponential signal, decreasing exponential signal? What's your name? सबूर। ठीक है, तो सबूर, दिस इज ए decreasing exponential signal, not repeating itself. That's the reason it is a non-periodic signal. Similarly, this is again a discrete time signal, but not repeating itself. That's the reason it is again a non-periodic signal. अब मजेदार बात आ रही है, कहता है कि जी कि a discrete, a continuous time signal x of t, a continuous time signal x of t is called periodic if it satisfies this condition as I explained. कि अगर एक सिग्नल अपने आप को टी टाइम या टी नॉट टाइम के बाद रिपीट करता है तो हम कहेंगे कि ये सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है, जबकि ये सिग्नल नहीं रिपीट कर रहा, ये नॉन पीरियोडिक है। और इस टाइम टी को हम फंडामेंटल पीरियड या पीरियड कहते हैं, पीरियड ऑफ द सिग्नल। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी नॉट, तो टू टी के बाद भी तो रिपीट करेगा, लेकिन उस टू टी को नहीं लूंगा, जो स्मॉलेस्ट टाइम है जिसके बाद ये रिपीट करता है, इसको कहा जाता है फंडामेंटल पीरियड। और इसका इनवर्स, इस फंडामेंटल पीरियड का इनवर्स इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओके।
जी, as fundamental period of x of t, which is a continuous time signal, and the fundamental period defined the time duration of one cycle, one complete cycle. एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। और इसका मैंने भी बताया कि जनाब इसका जो रेसिप्रोकल ले लो तो दैट विल बी कॉल्ड एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाइस। अब आओ जी अपने सिग्नल की तरफ, क्योंकि हमारा अपना सिग्नल तो डिस्क्रीट होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि कंटिन्यूस हमारा नहीं है, वो भी हमारा है, लेकिन वो हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा। अब हम इसको डिस्क्रीट में पढ़ना चाहते हैं। तो हमने कहा कि इट डिस्क्राइब्स हाउ फ्रीक्वेंटली द पीरियड सिग्नल एक्स ऑफ टी रिपीट इटसेल्फ। अब यहां सॉरी, ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। अगेन वेरी सिंपल, कि जनाब एन एक्स ऑफ एन था, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अभी मैंने बनाया, भी दोबारा बना देता हूं कि चलें जी ये जीरो पे भी वन है, ये चले जीरो पे जीरो है, वन पे है, टू पे है, और उसके बाद तीन सिग्नल और एक के बाद फिर नहीं है, और फिर ये इसके बाद दोबारा वन है, वन है, जीरो है। तो देखिए ये तीन के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड जो है वो थ्री सैंपल्स है। कितने सैंपल्स है? थ्री सैंपल्स है। नाइस, आसान बात लग रही है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड। ठीक है। The smallest value of n that satisfied the condition is called fundamental period of the discrete signal now. Clear? अगला टॉपिक भी, टॉपिक तो नहीं, इसी का कंटिन्यूएशन इजी है। क्या है जी कंटिन्यूएशन? कहता है कि ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल repeat after t naught time. Yes, we said that. While the discrete time signal repeat after n samples. Okay. अब देखें जनाब कि अगर हम कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल ले लेते हैं विच इज कॉस टू पाई एफ नॉट एन, कोई भी ले लें, चेक करते हैं कि अब क्या पहले तो ये क्या ये पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी। ओके, देखें जरा, हमने उस एन की जगह एन प्लस एन नॉट पुट कर दी, क्योंकि अभी हमने कहा था कि इट रिपीट आफ्टर एन दिस वैल्यू। ठीक, जेंटलमैन, नहीं समझ आ रही? जेंटलमैन एट द बैक, क्लियर है? ओके, सो अब अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट दिस वन into this one, so you get this. Now this is your x of n, sorry, n plus capital N, जबकि आपका x of n किसके बराबर था? x of n आपका बराबर था cos 2 पाई f नॉट n के। ये था ना? ना, अगर ये पीरियोडिक है तो फिर इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, और अगर इक्वल है तो देन वी कैन राइट लाइक दिस, cos here cos 2 पाई f नॉट n, और यहां पे लिखना होगा cos 2 पाई f नॉट n प्लस 2 पाई f नॉट कैपिटल N। ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन फ्रॉम योर प्रीवियस सिंपल मैथ्स, यहां पे है cos, लेट करें मैं कर लिखता हूं थीटा प्लस 2 पाई इन समथिंग, 2 पाई समथिंग, आर, कोई वैल्यू है ना आर,
सो अगर इसके ऊपर आप इस्तेमाल करें तो व्हाट इट इज इक्वल टू 2 पाई, जितनी दफा भी चलेगा वही वैल्यू आएगी, कॉस थीटा ही आएगा। इसका मतलब है कि मैं इससे ये पार्ट हटा के यू लिख, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि फिर ये वैल्यू 2 पाई एफ नॉट एन शुड बी इक्वल टू 2 पाई के। दिस टू बी इक्वल दीज टू, टू बी इक्वल दीज टू दिस, क्योंकि हमें पता है कि कॉस थीटा प्लस, यहां पे मैंने 2 के लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस 2 पाई के, इट मीन 2 पाई के मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो यही मैंने लिखा 2 पाई एफ नॉट एन 2 पाई के। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 2 पाई कैंसिल हो जाए तो हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू आ गई k/n। अगर ये n की, और k तो ऑलरेडी हमें पता है, k तो ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू है। अभी हमने कहा था 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी द के वैल्यू इज विद 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सो इट इज एन इंटीजर वैल्यू। याद रखो कि अगर आपके पास, ओके जी, वापस 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 गपशप नहीं। ओके, ओके, ये प्लीज जी वापस। अगर आपके पास ये वैल्यू जो आ रही है, इफ इट इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, if it is the ratio of two integer values, then your signal is a periodic signal। क्योंकि n k तो हमने ऑलरेडी कहा है कि दिस इज इंटीजर वैल्यू, योर n इज आल्सो इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर आते हैं तो फिर तो आपका ये पीरियोडिक सिग्नल है। ये जो सिग्नल आपको दिया गया है 2 पाई एफ नॉट एन, दिस इज पीरियोडिक, अदरवाइज इज नॉन पीरियोडिक। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, तो फिर हमें क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखें जी, द अबव condition shows that the discrete time signal is periodic only if frequency is a ratio of two integers. That frequency is the ratio of two. If it is a non-integer, any one of it non-integer, then it is not a periodic signal। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये बात क्लियर हो कि नहीं जी ये लाजमी। ओके जी, थोड़ी सी तवज्जो दें वापस। एकदम चाहिए ये कि जो ही मैं खामोश हो जाऊं तो आवाजें इधर से आना शुरू हुई, लेकिन जमाना बदल गया है, एकदम आवाजें इधर से आना शुरू हो जाती हैं।
ओके जी, पेन कॉपी आपके पास है, निकालें और इस सिग्नल को चेक करें कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। शाबाश, पेन भी है, कॉपी भी है, माशाल्लाह। 9 cos 25n को चेक करके बताएं कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, क्या ये, देखिए कागज मिल गया, पेन ढूंढ रहा है कि पेन भी कहीं से मिल जाए। आई किस लिए हो? यहाँ पे कोई चाय की मीटिंग तो हम के लिए बुलाया नहीं था। एक स्टूडेंट बगैर पेन और कॉपी के आ रहा हो तो व्हाट व्हाट ही विल बी डूइंग इन द क्लास? यू आर नॉट टेकिंग एनी नोट्स, नथिंग। फिर फायदा क्या आपका, सिर्फ अटेंडेंस लेना? वो अपने सीआर को बता दिया करो, जमा अटेंडेंस बोल लगे।